मेरे पास 15 प्रो आ गया, 22 सितंबर को लॉन्च हुआ ना, देख अभी मेरे हाथ में है, उसको आप बोलोगे कि अरे तेरे वॉच में तो जोड़ना एक्सरसाइज की है, तू कितना एक्सरसाइज करता है? तो क्या है, कहाँ से ऊपर होता है ना? ऐसे मेरे कुछ दोस्त है, 2 साल के बाद उनको पता चला कि ये हेल्थ के फीचर इसमें है। ईसीजी निकालना आता है एप्पल के, इससे व्हाटएवर, एप्पल की चीज तो अलग हो गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अपने बचपन से, नर्सरी से, किंडरगार्टन से सुनते आए हो, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, आप वेल्थ से हेल्थ नहीं खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो आप कितने भी बड़े वेल्दी हो सकते हो। आपके पास 5,000 करोड़ रुपए है, तो कुछ है आपके पास, लेकिन आप 50 साल ही जीते हो, उसमें भी हार्ट अटैक आता है, उसमें भी आप आईसीयू में रहते हो, तो आप 5,000 करोड़ का क्या करोगे? वही आप महीने के 50,000 कमाते हो, आप इतने हेल्दी हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, एकदम खुश रहते हो, अच्छे से नींद हो रही है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर करियर, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हो और 80-90 साल जीते हो, तो वो 5,000 करोड़ का तो कोई फायदा नहीं रहा, है ना? दैट इज व्हाई एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। A single medicine for longevity and success is exercise. आप कैसे सक्सेस अर्जित करना चाहते हो? अगर आप कंस्ट्रक्टिव माइंड से सक्सेस अर्जित करोगे तो आप उसके ऊपर और एक सक्सेस बनाते जाओगे और एक माला बनाते जाओगे। अगर नीचे आपकी कैपेसिटी 20 मंजिला खड़ी करने की है, तो आपने आज एक मंजिल खड़ी कर दी, कल दूसरी खड़ी करोगे, तीसरी खड़ी करोगे, वो इमारत कभी गिरेगी नहीं, किसी भूकंप से टूटेगी नहीं। इसलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल या फिर हार्मोन अपने शरीर में प्रोड्यूस होता है, दैट इज डोपामीन। ओके, डोपामीन और पेन, ये एक उनका अनूठा संबंध है। इट्स जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। जब आपका पेन लेवल बढ़ता है, आपका डोपामीन भी बढ़ता है, लेकिन जब आप डोपामीन बढ़ाते हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए उतना ज्यादा पेन आपको लेना पड़ता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा खुल के बात करना चाहता हूँ। डोपामीन किससे बढ़ता है? इंस्टाग्राम से? यस, बढ़ता है। फेसबुक से? बराबर। अल्कोहल से, निकोटीन से, पोर्नोग्राफी से। अगर आप किसी भी चीज में इंडल्ज हो जाते हो तो उससे बढ़ता है। एक्सेप्टेड। आपको ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और ये नहीं, ये क्या बोल रहा है, नहीं, आपको पता नहीं होगा कि इंडिया में ये अबाउट 25 to 30% पॉर्न एडिक्ट है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, इट इज ह्यूमन नेचर। अगर आपको 3 चीजें मिल जाती है, सबसे पहले खाना, दूसरा आपको रहने का घर, तीसरा इकोनॉमिक हेल्थ, तो जो चौथी नीड है दैट इज बर्थ नेचुरली, इट इज रिप्रोडक्टिव नीड्स। ठीक है, तो जब आप इन चीजों में एडिक्ट होते हो, इन सब चीजों में से किसी का भी यूज करते हो, तो आपका डोपामिन हो जाता है सर्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने निकाले शॉर्ट्स, ठीक है, या फिर रील्स निकाले, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम निकाला, आप देखोगे आप कभी उसको 15 सेकंड या 30 सेकंड में रील्स देख के बंद नहीं कर पाते। आप 2 मिनट देखोगे, उसके बाद में और 5 मिनट देखोगे। क्यों? सबसे पहले 15 सेकंड में आपका जो डोपामिन है वो बढ़ जाएगा। अब उसी लेवल को आने के लिए आपको 5 मिनट देखना पड़ेगा, उसी लेवल को आने के लिए आपको आधा घंटा देखना पड़ेगा। अब जब ये सब कुछ चीजें होके आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसको देख लेते हो, उसके बाद में जो वैक्यूम वहां पे तैयार होता है उसको कंपनसेट करने के लिए आपको उतना पेन बियर करना पड़ता है, तभी वो डोपामिन लेवल आपका उस लेवल तक आता है। अब मैं इसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ। अभी अगर आपने आधा घंटा एक्सरसाइज की, ठीक है, आपको स्वेटिंग हुई, आपने नहा लिया, आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा,
अब इसका रिवॉर्ड क्या है? डोपामिन। आपको 5 मिलीग्राम डोपामिन मिल गया। क्यों? आपने आधा घंटा मेहनत करी। आधा घंटा मेहनत करने के बाद आपको 5 मिलीग्राम का रिवॉर्ड मिला डोपामिन के रूप में। अब आपने 50 मिलीग्राम डोपामिन दिया इंस्टाग्राम या फिर बाकी अल्को या व्हाटएवर मीन से, लेकिन आपने मेहनत कितना की? जीरो मेहनत की ना। आपने तो कोई एक्सरसाइज नहीं की, आपने कोई बुक नहीं पढ़ी, या फिर आपने कोई ब्रेन गेम्स नहीं खेले, या फिर आपने कभी दौड़ नहीं लगाई। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिला। तो अब ये 50 मिलीग्राम को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको 300 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इतना पेन आपको लेना पड़ेगा, तभी वो डोपामिन का लेवल आपका न्यूट्रलाइज होगा। दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। आप 300 मिनट एक्सरसाइज कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक दिन में 300 मिनट एक्सरसाइज कैसे करोगे? तो दैट गोज इनटू डिप्रेशन। और जैसे मैंने बोला एक हिंदी का शब्द दुष्चक्र, नाउ विशियस साइकिल स्टार्ट्स। क्योंकि आपने आज 30 मिनट देखा है, आप डिप्रेशन में आ गए, आपने वो डिप्रेशन को हटाने के लिए टाइम पास किया, उसके बाद में आप फिर से वो 30 मिनट के 45 मिनट्स देखो। या फिर कोई निकोटीन लेता है, या फिर कोई स्मोक करता है, या फिर कोई अल्कोहल लेता है, वो उसकी मात्रा और बढ़ाएगा। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ेगी इस डोपामिन की वजह से। लेकिन आपको और एक चीज बताता हूं, अगर किसी के दिमाग में डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होता तो वो जिंदा नहीं रहता है। डोपामिन इक्वल टू मोटिवेशनल हार्मोन। इट इज एक्टिंग लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, दुधारी तलवार। ये यूएस में प्रॉपरली एना लेंके करके एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर एना लेंके, आप पढ़ने पढ़ना वो सब कुछ, उसका एक बुक है डोपामिन नेशन। ठीक है, उनका कहना है कि ये जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, दे आर ऑल एडिक्टेड विद डोपामिन। आप अगर एक पिज्जा खाते हो, आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, जबकि आपको पता है कि पिज्जा इज वेरी अनहेल्दी। आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, आपको तो 100% पता है कि पिज्जा इज अनहेल्दी, फिर भी आप खा रहे हो, पेस्ट्री खा रहे हो, आप जेली खा रहे हो, और उसके बाद में जो ग्रेटिफिकेशन मिलता है वो डोपामिन बढ़ने की वजह से मिलता है। उसके बाद में उसको कंपनसेट करने के लिए अगर आपने उतना पेन नहीं झेला तो यू आर इन डिप्रेशन। फिर सेरोटोनिन बढ़ना चालू होता है। सेरोटोनिन बढ़ गया तो आप डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप उस दुष्चक्र में पड़ जाओगे। यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, माइस के ऊपर डोपामिन जो है उसको डोपामिन ब्लॉकर्स के मेडिसिन दिए गए और उसके सामने जो फूड पार्टिकल है वो रखे गए। जो माइस जिनको एंटी डोपामिन ड्रग दिए गए हैं वो सब माइस मर गए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए मोटिवेशन ही नहीं बचा। वही जिन माइस को ज्यादा डोपामिन दिया गया, उन्होंने इतना खाया कि वो ज्यादा खाने की वजह से मर गए। तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये डबल एज स्वॉर्ड है, इसको कमाना पड़ता है। ये कोई लॉटरी नहीं है, या फिर ये ऐसी चीज नहीं है कि ये अगर आपने यूज कर लिया तो आप एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। जिससे डबल एज स्वॉर्ड, उसको आपने पेन के साथ ही रिलेट करना है। जब आप पढ़ाई करोगे, जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तब आपको डोपामिन का सर्ज आएगा। मेरी क्लास की एक बात बताता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से मैं गया हूँ। मेरे क्लास में एक एबीसी नाम का लड़का था, एबीसी नाम नहीं लेता इसलिए एबीसी हो गया, ठीक है। तो वो बंदा क्लास में फर्स्ट आता था। तो बोला क्लास में फर्स्ट आता है, अच्छी बात है। और बोला यार तू क्लास में कैसे फर्स्ट आता है? तो वो क्या बोला, बोले अरे वो कल जिस बैच का पेपर होता है ना, वो दूसरे दिन हमारे बैच का आता है। तो रात को जाके ना मैं लेके पूरे सॉल्व कर लेता हूँ, तो अगले दिन उसका पेपर जो 3 घंटे का है वो तो 45 मिनट्स में कर लेता था और उसका फर्स्ट नंबर आता था।
वेरी सिंपल, बहुत इजी चीज है। जब हमारा फाइनल एग्जाम हुआ, यानी जब हमारा पीएमटी का एग्जाम हुआ, तब उस बंदे को बीएचएमएस करके रहता है, यानी सबसे पहले एमबीबीएस रहता है, फिर बीडीएस रहता है, फिर बीएमएस रहता है, फिर बीएचएमएस रहता है। बीएचएमएस इज लास्ट। उसको बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज में मिला पैसे देके, है। तो उसने क्या किया, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलने के लिए या फिर क्लास में अपना क्रेज होने के लिए वगैरह पिछले दिन का पेपर लाके उससे कॉपी करके उसने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी दूसरे दिन उसको फल मिल गया, उसको शाबाशी मिल गई। और हमारे टीचर ने बोला देखो वो हमेशा फर्स्ट आता है, कितना होशियार है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एट द एंड उसको क्या हुआ, उसका पूरा लाइफ अभी वो साबूदाना की गुड़िया बेचता है, पता है, होम्योपैथ साबूदाना बेचता है, वो गुड़िया बेचता है। कभी भी गया तो बोलता है यार कैसा है, मैं बोला यार बहुत अच्छा है। तो बताया तो उस वक्त गलती हो गई यार, बोले वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने हमको भी 2-3 बार ऑफर किया था, अबे देख ले कल तू टॉपर आ जाएगा, सब तेरा नाम हो जाएगा। तो अब इसके विपरीत बताता हूँ आपको। जब मेरा 12th हो गया, 12th के बाद मेरा स्कोर आया, आउट ऑफ 200 मुझे 70 मार्क्स थे, 70 मार्क्स आउट ऑफ 200। मैंने अपने दीवार पे 1 महीने तक सोच के कि मुझे इतने कम मार्क्स क्यों आए लिख लिए। जैसे अभी वो अतुल सर का वहाँ बोर्ड है, वहाँ पे लिख लिए कि मैंने ये चीज की, मैंने मूवी देखने गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, प्रॉपरली दीवार पे लगाया कि ये गलत है, जिसके कारण मुझे 70 मार्क्स मिले, ठीक है। और मैं बहुत ऑनेस्टली लिखा, मीन्स वो जब कोई पढ़ता था तो उसको बहुत ही हंसी आती थी, ये भी चीजें लिखना है क्या, सब चीजें जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने मेरा प्रिपरेशन शुरू किया। अराउंड 800 स्टूडेंट्स थे। पहले 2-3 महीने में मेरा 700 रैंक आता था, 650 रैंक आता था। मैंने धीरे 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 पढ़ाई शुरू की। कौन सी टेक्निक यूज की वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। उसके बाद में मेरा रैंक 200 में आया, 100 में आया, 50 में आया। एट द एंड जब हमारा एग्जाम 1 महीने से डिले हो गया था, तो हमारे क्लास वाले जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि अभी तो एग्जाम डिले हो गया, हम 30 टेस्ट का एग्जाम लेंगे आपका। और ठीक है, सभी लोग एकदम प्रिपेयर हो गए। उस 30 एग्जाम में मैं टॉपर था, और मैं इस प्रकार से टॉपर था कि जब 200 मार्क्स का एग्जाम होता था तो मुझे 198, 199 आते थे, और जो सेकंड रैंकर होता था उसको 185 मार्क आते, यानी इतना ज्यादा डिफरेंस। तो वो लेवल अटेंड करने के लिए नियर अबाउट मुझे 8 से 9 महीने मेहनत करनी पड़ी। यही शॉर्टकट अगर मैंने उसका पेपर लेके उसी दिन कर लिया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, ये जो मोटिवेशनल हार्मोन है ये रिवॉर्ड रहता है आपकी मेहनत का। आप उसमें कुछ भी शॉर्टकट ढूंढोगे कि मेरे पिताजी मेरे को 2 करोड़ दे देंगे, मैं उधर लग जाऊंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, ऐसा सेटिंग कर लूंगा, तो आप जिंदगी भर वैसे ही रहोगे साबूदाना बेचते हुए, ठीक है। तो आप साबूदाना मत बेचना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको हर दिन एटलीस्ट 15 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, ब्रिस्क वॉक करना है। इससे क्या होगा, आपका डोपामिन सर्च होगा, आपके मसल्स अच्छे रहेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी एसिडिटी कम से कम होगी, आपको नींद अच्छे से आएगी, एडिनोसिन ज्यादा अच्छे से बिल्डअप होगा, आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में होने के कारण आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। तो ये जो एक्सरसाइज के जो आपको मैंने फायदे गिनाए हैं, आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 बजे एक्सरसाइज करना है, पर आपको खाना खाने के बाद भी चल सकते हो। 15-20 मिनट आपको चलना है, ब्रिस्क वॉक करना है, दैट इज दैट। तो प्रिपरेशन के इसमें एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा महत्व है। मैं संगम टॉपिक्स आपको पता है, संगम टॉपिक्स उधर
तो साइकिल से आता था, वापस जाता था, आता था, जाता था। तो इट्स अराउंड 24 किलोमीटर इन अ डे। 2 बार हमको जाना पड़ता था। तो 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। 24 किलोमीटर में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती थी। उससे मुझे उस साल, जिस साल मैंने फिर से प्रिपरेशन किया, एक बार भी कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, एक बार भी कभी एसिडिटी नहीं हुई, मुझे कभी नींद का प्रॉब्लम नहीं आया। और जो गलतियां मैंने लिख के रखी थी, उस गलतियों को सॉर्ट आउट करने के कारण मेरा रैंक भी आया। उसके बाद में वो जो एक बार रैंक आया, उसके बाद वो रैंक आता गया मीन्स फिर उसकी आदत हो गई, भाई ये करना है, वो करना। अभी भी मुझे कुछ नई टेक्निक सीखनी रही तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मैं अभी, आप तो सब स्टूडेंट हो, आपको आश्चर्य लगेगा, मैं दिन में सवेरे एटलीस्ट 1.25 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। और मैं जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करता, मेरा ट्रेडमिल है, उसमें जोन 2 पे एक्सरसाइज करता हूँ, या फिर साइकिल चलाता हूँ, या फिर ग्राउंड में दौड़ने जाता हूँ। क्योंकि जोन 2 में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है आपने? इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो जोन 2 में क्या होता है, देयर इज ऑक्सीडेटिव एनर्जी प्रोडक्शन। 2 साइकिल होते हैं, एक रहता है क्रेब साइकिल, नाम तो सुना होगा, टीसीए साइकिल या फिर क्रेब साइकिल, और दूसरा रहता है नॉन क्रेब साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसको अनएरोबिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और क्रेब साइकिल में 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो जब आप जोन 2 में ब्रिस्क वॉक करते हो तो आपके 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जो अनवांटेड या फिर जिसको नॉन ब्राउन फैट, ब्राउन फैट इज एसेंशियल, नॉन ब्राउन फैट इज नॉट एसेंशियल, वो बर्न होता है। जिसके कारण अगर एक सेल में 200 माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी डेंसिटी बढ़ के 300 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है। अब वो सेल तो शरीर में एक ही सेल नहीं है, वो ब्रेन से लेकर आपके पैरों तक वही सेल है। तो इससे आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो जोन 2 एक्सरसाइज आप सर्च कर लेना, या फिर मैं आपको ये कर दूंगा कि कौन सी जोन 2 एक्सरसाइज है जिससे आप कम समय में अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीजन के कारण जो यूज होता है, उसके कारण एनर्जी बढ़ने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बढ़ता है। तो दैट इज अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट ले रहा हूँ, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत वास्ट है, ठीक है। फिर भी आपको एक्सरसाइज के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपको बचपन में वो याद है कि पीटी करते थे, पीटी? हाँ, वो भी आपने दिन में 3-4 बार किया ना, दैट इज इनफ। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो ठीक है, मैं सच में बोल रहा हूँ, सिंपल है। ऊपर से पैरों तक अपना मुंडी हिलाने का, फिर हाथ हिलाने का, फिर ऐसा करने का, फिर कमर हिलाने का, ऐसा भी 4-5 बार कर लिया ना तो भी आपके प्रिपरेशन के वक्त दैट इज यूजफुल, ठीक है। और कभी भी एक सीट पे 45 या 1 घंटे के बाद उठ के 1 मिनट चलना आवश्यक है, ठीक है। कोई अगर बैठता है 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, उससे 2 चीजें होती है। सबसे पहले जो लैक्टिक एसिड है वो जमा हो जाता है, और दूसरा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें स्टेसिस आ जाता है, यानी वो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। तो कभी भी आप पढ़ाई को जब बैठते हो तो 45 मिनट से 1 घंटे के बाद 1 या 2 मिनट आपको चल के आना, ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में और किसी को कुछ पूछना है? सर मेडिटेशन करते वक्त जैसे कंसंट्रेशन लगता ही नहीं, और जो बातें याद आते हैं ना बीच में, जैसे मेडिटेशन करने कंसंट्रेशन रहता है ना, तो इसके बारे में कुछ वो सामने है तो थोड़ा मैं उसको भी कवर कर दूं। सर एक्सरसाइज के बाद योगा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज ना करते हुए डायरेक्ट योगा भी कर सकते हैं। योगा इज जोन 1 एंड जोन 2 एक्सरसाइज। बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग इज जोन 4 एंड जोन 5 एक्सरसाइज। जोन 2 एक्सरसाइज में योगा भी आता है। सर प्री वर्कआउट करने से पहले हम पानी पी सकते हैं, मतलब? हाँ, डिहाइड्रेशन स्टेट में कभी नहीं रहना है।
आपको वर्कआउट करने के पहले 5 या 10 मिनट पहले पानी भी पीना है, स्ट्रेच एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेच एक्सरसाइज यानी अपने जो मसल्स है उनको स्ट्रेचिंग देना है। स्ट्रेचिंग देना है यानी उसको एक ऐसी पोजीशन में लेना है जिससे उसके ऊपर तान आए, तनाव आए, टेंशन आए। हाँ, 10-15 सेकंड तक उसको वो करना है। और फिर सर इस बीच में बेस्ट टाइम मेडिटेशन करने का कौन सा टाइम है? वर्कआउट के बाद, योगा करने के बाद या फिर पहले? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकली सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड जब रहते हो उस वक्त मेडिटेशन सबसे फ्रूटफुल रहता है। सर बट मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, तो मॉर्निंग टाइम मेरे आप लाइब्रेरी में मेडिटेशन कर सकते हो, आप किसी को बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। एक्चुअली मेडिटेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है लोगों ने कि उसको यानी बहुत ही अजीब तरीके से देखने लग गए लोग। मैं वो केदारनाथ गया हूँ, देवघर गया हूँ, बहुत मैंने ढूंढा, फिर मैंने बहुत संतों के बुक्स पढ़े, फिर बाद में मेरे को पता चला कि अरे मेडिटेशन तो ये होता है। तो मेडिटेशन बहुत सिंपल चीज है, वो ऐसी बहुत ही ऐसी तपस्या वाली चीज नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। हाँ, नो मोटिवेशनल है। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि अवॉइड कैफीन, इट इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल एंड एलएसडी ड्रग्स, ठीक है। ट्राई टू गिव सब्स्टिट्यूशन टू कैफीन, जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रीन टी है या फिर नमक डाल के वो दालचीनी वगैरह डाल के जो चाय रहती है। तो अगर आपको कैफीन पीना ही है तो बेस्ट टाइम टू हैव अ कैफीन इज जस्ट 1 hour आफ्टर रेजिंग फ्रॉम योर बेड, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कैफीन जाके एडिनोसिन को हटा देता है, खुद वहां फिक्स हो जाता है। तो जब आप सो के उठते हो, उठने के बाद एडिनोसिन की लेवल सबसे कम रहती है, सबसे कम। यानी अगर आप सोते वक्त 100 एडिनोसिन होगा तो जब आप उठोगे तब 1 ही एडिनोसिन होगा। तो उस वक्त जब आप कैफीन पियोगे उस वक्त वो एडिनोसिन, 1 ही एडिनोसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एडिनोसिन जो एक रिसेप्टर ब्लॉक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हैव अ सिंगल कप ऑफ कॉफी इन मॉर्निंग इफ यू, यानी आपको बहुत ही इच्छा है मेरे को कैफीन पीना है, लेकिन आपने कभी भी एटलीस्ट 6 hours प्रायर टू स्लीप कैफीन नहीं पीना है। यानी उसका हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ यानी जितना आपने कैफीन पिया है वो शरीर से निकल जाने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत वेरी करता है, 6 घंटे से 24 घंटे। कुछ लोगों में आज सवेरे कैफीन पिया तो कल सवेरे तक उसका इफेक्ट रहा है, उसको नींद नहीं आई है। तो आपके शरीर का कैसे उसका निकालने का जो तंत्र है वो किस तरह से विकसित हुआ है ये तो हम नहीं जान सकते, उस लेवल तक नहीं गए हैं। लेकिन एक मोटा मोटी एक ऐसा नियम है कि 6 घंटे के पहले ही आपने कैफीन पीना चाहिए। बहुत ही इच्छा है तो सवेरे उठने के 1 घंटे के बाद कैफीन पीना चाहिए, ऐसा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि एक प्लासिबो नाम का चीज है, सबको पता होगा, है ना? प्लासिबो, PLACEBO, प्लासिबो। तो यूएस में इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। अगर आपको 4 कप कैफीन दिया और दूसरे कप में उसी कलर का सिर्फ कलर डाल के उसमें ये दिया कि इसमें कैफीन है, तो भी इफेक्ट सेम ही था, ठीक है, विदाउट एडेनोसिन ब्लॉक किए हुए। तो मोटिवेशन के लिए आपको अगर लेना है तो ऐसी चीजें लीजिए जिससे आपके शरीर को या फिर स्लीप पैटर्न को हार्म ना हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्रीन टीज है, जैसे वो गिरनार की ग्रीन टी आती है, कश्मीरी कहवा करके आता है, छोटे छोटे बैग्स आते हैं, उसमें कैफीन की मात्रा नहीं रहती है। ग्रीन टी में तो भी रहती होगी, लेकिन वो कहवा करके आता है, उसमें रॉक सॉल्ट रहता है। रॉक सॉल्ट है दगड़ी मीट, उपवास का नमक, वो और लाल काले वाले कीड़े रहते हैं, ब्लैक पेपर, उसको कूट के उसका ये हुआ रहता है, तो वो डालेंगे तो दैट एनहांस योर डाइजेशन एज वेल एज इट रिप्लेनिशेस योर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो आपको सोडियम
सोडियम की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, वो उसमें रहता है। सोडियम पोटेशियम कहाँ पे यूज होता है? मीन्स अभी आप डॉक्टर नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन में तो रहता है, लेकिन एक न्यूरॉन नाम का चीज रहता है जिसमें गैंग्लियन और सिनॉप्सिस बने रहते हैं। तो एक सिनॉप्सिस से दूसरे सिनॉप्सिस तक जाने के लिए सोडियम पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। तो वो आपके एक्टिविटी को, ब्रेन में एक्टिविटी को बढ़ाता है। केफीन में ऐसा कोई सोडियम पोटेशियम रहता नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर रात को जागना है या फिर आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए या मैं थक गया हूँ, तो ट्राई ग्रीन टी या फिर जो रॉक सॉल्ट और उससे बना हुआ जो केला है वो। यस, हाँ, अरे वो से आपने बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया। चलो, हाँ, 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 एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया इट इज ऑल प्लासिबो, ठीक है। आपको टी से कैसे मोटिवेशन मिलेगा, आप मेरे को बताओ। हाँ, ठीक है, चलिए। तो 8 to 9 कप लेने के बाद क्या होता है? और उसके बाद ऐसा लगता है कि फोकस है जिस चीज के लिए मतलब I am sorry to use word addiction. You are tea addict. Yes. सर वो जो इतना घंटे पढ़ने के लिए हमको उठने के लिए रीजन चाहिए होता है, तो किसने कैफीन ढूंढा है, किसने चाय। Yes. So we want to substitute. आप इससे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, मैंने जो आपको बोला, आप देखिए आपको वैसे ही किक आती है, आपको नहीं आती वैसी किक, तो आपने जान लिया कि इसमें टी नहीं है। अदरवाइज सोचना तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी एक्सरसाइज में आपको खुद को इंज्योर नहीं होना है, और आपने अगर खुद को इंज्योरी कर दी तो दैट इज नॉट हेल्दी। कार्डियो एक्सरसाइज में कभी इंज्योरी नहीं होती, ठीक। ओके, एक्सरसाइज का मैं कंक्लूड करूं। हाँ सर, आपने बोला कि 45 to 60 मिनट बैठने के बाद 1 मिनट वॉक करना चाहिए। हाँ, और अगर हम 3 घंटे का पेपर दे रहे हैं, हाँ, उसमें तो टाइम बचता नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि रिलैक्स हो जाए? यस यस, आपके शूज निकालना है और आपके जो पैर है उसको ऐसे, जैसे कार के ऊपर पेडल ये करते हैं, आगे पीछे वगैरह करते हैं, वैसे करना है। आपके जो घुटने हैं, घुटनों को सर्कुलर साइज में, अपने पैरों को ये जो है ये ऐसे एटलीस्ट 10 टाइम्स, ऐसे 10 टाइम्स। उसके बाद में आपकी नी है उसको 5 टाइम्स, उसको 5 टाइम्स। उसके बाद में आपकी जो कमर है उसको थोड़ा 10 टाइम्स इस साइड, 10 टाइम्स उस साइड। आपके हाथ है, आपको कोई एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि काय को ऐसा कर रहा था, आप उसको बोल सकते भाई मेरे थक गया हो, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ ऐसा, है ना, वो कोई नहीं रोकेगा। आपकी बॉडी को थोड़ा सा मोबिलाइज करना, उससे कुछ ना कुछ तो माइक्रो मिली में डोपामिन की प्रोड्यूस हो जाएगा, तो आपको बेटर भी लगेगा। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये सब कुछ करोगे तो आपका जो स्पीड पेपर छुड़ाने का 50 का था वो डेफिनेटली 55 का हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज करोगे, इवन आप क्लास में जब बैठते हैं ना तो आप थोड़ा सा मूवमेंट करते रहने का। जैसे हम 3-4 घंटे पढ़ाई करके कंटिन्यूसली बैठे हैं, तो उसके बाद जनरली लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम होता है, इससे कोई सॉल्यूशन? अब बैक पेन के लिए सबसे पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें आप बराबर बैठते नहीं, तो पोस्चर कैसे रहना चाहिए क्लास में, इसके लिए मैं एक फोटो और अगर वीडियो पॉसिबल है तो वीडियो सर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी आप जहाँ पे बैठे हो, आपका जो सर है और आपका जो मिड पार्ट है वो एक ही लाइन में आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू अर्थ। अगर उससे आप डेविएट होते हैं तो जितना फोर्स आपके सर का आपके स्पाइन पे आ रहा है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। जैसे अभी ये बंदा अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बैठा है तो इसका सर का वजन 12 किलो है सपोज, तो वो 12 किलो ही पड़ेगा। ये जैसे ही झुक जाता है तो वो 18 किलो पड़ेगा, ये और झुक जाता है तो 20 किलो पड़ेगा। 20 किलो पड़ेगा तो इधर के जो मसल है उसके ऊपर भी स्ट्रेन उतना ही ज्यादा आएगा, तो उतने जल्दी वो फटीग हो जाएंगे। यानी आप 5 किलो उठाएंगे और 50 किलो उठाएंगे तो 50 किलो उठाएंगे तो आप थक जाएंगे, 5 किलो में नहीं थकेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मेंटेन करना है। पोस्चर मैं आपको भेज दूंगा कैसे पोस्चर में मेंटेन करना है। और
नेक्स्ट न्यूट्रिशन पे चले। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन। ब्रेक नहीं लेते वो समय ये हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन तो व्हाट इज हेल्दी फूड, व्हाट इज अनहेल्दी फूड, क्या है हेल्दी फूड? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यस लो फैट हाई प्रोटीन और इसमें ना थोड़ा सा चेंज है, मैं थोड़ा करेक्शन कराता हूँ, ठीक है। लो कार्बोहाइड्रेट फूड, ठीक है, मॉडरेट फैट फूड, फैट कौन सा, ट्रांस फैट नहीं, नॉन ट्रांस फूड, और हाई प्रोटीन फूड विद मल्टीविटामिन, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन में आदमी ने कार्बोहाइड्रेट की पैदावार बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है। जो पुराने लोग थे 30-40 हजार साल पहले, उनके पास राइस नहीं था, उनके पास मेज नहीं था, उनके पास व्हीट नहीं था, वो लोग क्या खाते थे, प्रोटीन। आखेट करते थे, आखेट यानी पता है आपको, शिकार, ठीक है, रामायण का शब्द है आखेट, ठीक है। भगवान राम आखेट करते थे, वैसे शिकार करते थे और वो मांस खाते थे। लेकिन जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट की पैदावार बढ़ती गई, लोगों ने प्रोटीन को बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये प्रोटीन से ये कैंसर होता है, ये प्रोटीन से वो कैंसर होता है, रेड मीट खाओगे तो कैंसर हो जाएगा। उनके बड़े बड़े स्टडीज ये की। लेकिन जब ये स्टडी कर रहे थे, ये सब कुछ कब हुआ, 1920 से लेकर 1960 तक, 1920 से 1960 तक, ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई, जो बंदा रेड मीट खा रहा है वो दारू भी तो पी रहा है, साथ में वो स्मोक भी कर रहा है, साथ में वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, भाई उसको कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये जो बाकी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, ये सब लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिए और उन्होंने बोला कि रेड मीट इज द कॉज ऑफ कोलोनिक कैंसर, और वो हम हमारे बुक्स तक पढ़ते हैं। अभी अभी ये सब कुछ चीजें चेंज हुई है, अभी अभी यूएस वालों ने मानना शुरू कर दिया है कि एक्चुअली रेड मीट इज नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर कैंसर। एक्चुअली एडिशनल अल्कोहल, स्मोकिंग, लो एक्सरसाइज या फिर लो एक्टिविटी आर द पॉजिटिव फैक्टर फॉर कैंसर। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हो, वो कन्वर्ट होता है फैट में, लीवर में जाएगा, फैट में पैदा यानी कन्वर्ट होगा, वो फैट कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ आदमी में मिलता है, दैट इज बीटा लाइपोप्रोटीन। बीटा 100 लाइपोप्रोटीन करके एक प्रोटीन है, वो किसी भी जानवर में नहीं मिलता, सिर्फ हमारे इसमें मिलता है, क्योंकि कोई जानवर पिज्जा नहीं खाता, है ना। कोई जानवर, सब जानवर ये अपना पेड़ पौधे खाते हैं ना वो लोग, तो उनको कहां से मिलेगा वो फैट। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इज सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज एसेंशियल। और प्रोटीन को आपने, आपका जो वजन है, जितना भी आपका वजन है, एटलीस्ट उस वजन के मल्टीप्लाई बाय 1.5 लेना ही चाहिए। अगर आपका वजन 50 है तो आपके शरीर में 75 ग्राम प्रोटीन दिन में जाना चाहिए। हम दिन में खाते हैं 500 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं 500 ग्राम। राइस में भी प्रोटीन, व्हीट में भी प्रोटीन, ब्रेड में भी प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, आई एम वेरी सॉरी, व्हीट में भी कार्बोहाइड्रेट, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट। ये तो स्टेपल डाइट हो गए, उसके सिवा तो खाना अपना होता ही नहीं। फिर अपन खाते हैं ब्रेड, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, फिर पीते हैं चाय, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किसमें है आपको इवन पता ही नहीं पड़ेगा। जो बंदे नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए भी प्रोटीन के कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। पीनट बटर जो आता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्प्राउट्स बेस्ट प्रोटीन। चिकपीस नाम सुना है आपको? हरभरा म्हणतात त्याला किंवा चना बोलते हैं। इवन जो वो अपने जो चने रहते हैं ना अपन खाते हैं, they are also rich source of calcium and protein. अंडा इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वेज और नॉन वेज दोनों बंदों के लिए प्रोटीन के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा
आपने भरपूर प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए। क्यों? कार्बोहाइड्रेट से फैट बढ़ेगा, फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और इससे आपको जो अपना जो दिमाग का जो एक्टिविटी है वो भी कम होते जाएगी। आप प्रोटीन खाएंगे तो दिमाग का एक्टिविटी कम नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, पता है आपको? हाँ, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप तोड़ोगे तो कितना कैलोरी मिलेगा? 4। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तोड़ोगे तो कितना कैलोरी मिलेगा? 8। ठीक है, तो ये 4 निकालने के लिए भी बॉडी का जो एनर्जी लगता है उसमें भी आपका एक्सरसाइज हो जाता है। ठीक है, तो अपने प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है। दूसरी चीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है विटामिन सी, जिंक। जिंक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उसमें से एटलीस्ट 90% माइक्रो न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंट है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कंप्लीट करने के लिए मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आपने पूरे साल भर एटलीस्ट एक तो भी मल्टीविटामिन की टैबलेट खाना चाहिए, खाना ही चाहिए। आपका जो आहार है उसमें नहीं होगा वो सब कुछ। 50 पैसे या 75 पैसे या 1.5 रुपए की सुपराडी नाम की टैबलेट आती है, बेयर कंपनी की है, 50 साल से बेच रही है, वेरी ऑथेंटिकेटेड। आप सुपराडी टैबलेट खाओ, सदरी खान को पूरे मल्टीविटामिन से उसमें आप कुछ भी खा सकते हो। न्यूरोबाइन फोर्ड यूरासिन ऐड करेगा तो वो खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाइए, कुछ भी एक्सेस हुआ उसमें तो दैट इज फ्लश्ड आउट इन योर यूरिन। आपका यूरिन थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, नथिंग टू वरी, लेकिन आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना ही है। इससे आपकी ब्रेन न्यूट्रिशन, ब्रेन को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगता है वो फुलफिल होगा। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी है और वो है उपवास। ठीक है, उपवास इज कॉल्ड एज फास्टिंग। ठीक है, और आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, TRE, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। TRE इज टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, या फिर उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। सही है? तो ये जो उपवास है ये इतना हेल्पफुल है बॉडी के लिए, इतना हेल्पफुल है कि इसके इतने ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं यूएसए में कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप रात के 7 बजे खाना खाते हो और सवेरे 10 बजे तक खाना नहीं खाते, आप समझे 15 घंटे आप खाना नहीं खा रहे हो, सिर्फ पानी पी रहे हो, आपकी वर्क एफिशिएंसी और रिटेंशन पावर 1.5 गुना बढ़ जाएगी। प्रूवन, इट्स प्रूवन, इट इज नॉट हॉप्स, इट इज फैक्ट्स। ठीक है, यानी आपकी रात की जो नींद है वो भी अगर आपने थोड़ी कम ली तो भी ये कवर हो जाएगी। 2013 में ऑटोफेजी, ऑटोफेजी यानी क्या होता है पता है आपको? बॉडी सेल जब अपने ही सेल को खाती है तो उसको बोलते हैं ऑटोफेजी, AUTO, ऑटोफेजी। यानी जब हम उपवास में रहते हैं और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो बॉडी क्या करती है, सबसे पहले जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको खा लेती है अपनी बॉडी से। तो जितने भी टॉक्सिन, जितने भी कैंसरस या फिर जितने भी नॉन इसेंशियल पदार्थ है वो ऑटोफेजी के द्वारा क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आपके प्रिपरेशन फेज में मैं एडवाइस करूंगा कि आपने 7 बजे तक खाना खाना है और सवेरे 10 बजे तक एटलीस्ट 15 घंटे का TRE, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग विंडो बनाना है। आप इसके कितने मिरेकुलसली इफेक्ट देखोगे कि आपका इम्यूनिटी तो बढ़ेगा लेकिन आपका विल पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग में सबसे बड़ा ये रहता है कि आपको भूख लगती है। वेरी गुड। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप कितने घंटे का फास्टिंग कर पाते हैं? 2 घंटे का? नहीं, क्रेविंग है ना, तो वो क्रेविंग के कारण ही एक
नाम है ग्रेलिन। ग्रेलिन आप सर्च कर लेना, ग्रेलिन GREHLINE, जिससे आपकी ब्रेन स्टेटमेंट मिलता है। आप लिख लीजिएगा और पढ़िएगा ग्रेलिन क्या होता है। सर मेरा पेट दुखने लगता है, भूख लगती है। आप पानी पीजिए। सर पानी से भी नहीं होती है। एक्चुअली DRE का कंसेप्ट ये है कि आप अगर आधा घंटा फास्ट करते हो, अगर 3.5 घंटा खाते हो, आधा घंटा फास्ट करते हो, तो आपने 40 मिनट फास्ट करना चाहिए, फिर 50 मिनट करना चाहिए, फिर 1 घंटा करना चाहिए, फिर 1.25 घंटा करना चाहिए, फिर 2 घंटा करना चाहिए। सर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ पढ़ाई करने के लिए 4 या 5 बजे। हाँ। थोड़ी देर पढ़ाई कर पाती हूँ, आधे घंटा फिर भूख लगती है। सुबह सुबह भूख लगती है और अभी का नहीं, बहुत पहले से, बहुत साल। हाँ, तो आपको रात को आप जितने बजे भी खाना खाते हो और सवेरे आप जितने बजे भी उठते हो, उसमें कितने आवर चले जाते हैं वो आप कैलकुलेट करिए और उसको आधा घंटे से एक्सटेंड करने की कोशिश करिए। मीन्स अगर आपका 7 बजे पेट दुखने लग गया तो आप 15 मिनट और उसमें ऐड कर दीजिए, उसके बाद में और 15 मिनट ऐड करिए। तो इसको जापानी जिसमें काइसेन थेरेपी करके बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो आप 15 मिनट से ऐड करके देखो, उससे भी नहीं होगा तो 5 मिनट ऐड करो। आप अगर 5 मिनट, आज सपोज 7 बजे आपको आपका पेट दुखने लग गया, ठीक है, आप 7 बजे मत खाओ, 7:05 पे खाओ, कल 7:10 पे खाओ। आप ऐसे 5-5 मिनट अगर 1 महीना भी बढ़ाते हो तो 30 गुना 5 150 मिनट तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। आप उस मेथड से आपको ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग है या फिर ये उपवास है, इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके भी मैं सभी जो है रिसोर्सेस है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आपने 7 बजे खाना खाना है कंपल्सरी एनीवन, लेकिन अगर आप 7 बजे खाना खाते हो और 9-10 बजे सोते हो तो सवेरे 4-5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, उसके बाद में आपने पानी पीना है, भरपूर पानी पीना है। स्टमक फुल अगर हो गया तो आपका क्रेविंग भी कम हो जाएगा। और 8 बजे या 9 बजे नाश्ता करना है या फिर 10 बजे नाश्ता करना है, वो आपके इच्छा से धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि कल से ही जाके बढ़ाना है कि कुछ करने में 6 महीने भी लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके जो एडवांटेजेस है, जो बंदा ये सब कुछ ओवरकम के प्रॉपर उस 15 घंटे के TRE में आ गया तो डेफिनेटली उसका एफिशिएंसी कितने टाइम बढ़ जाएगा, 1.5 टाइम, और उसका डोपामिन लेवल भी उतने ही से बढ़ेगा, क्योंकि वो किसमें है, पेन में है। जब वो पेन वो सब कुछ बियर करता है तो अपने आप डोपामिन लेवल भी बढ़ता है। वो एक 12 से 13 घंटे के बाद बहुत ही अच्छे से फ्रेश फील कर पाएगा। प्रिपरेशन करते वक्त मैं आपको और एक सजेशन देना चाहता हूँ न्यूट्रिशन के वक्त, कभी भी नॉन वेज रात को मत खाइए। है ना, अच्छी बात है ना। क्यों? आप रात को कौन सा एक्सरसाइज करते हो? कुछ भी नहीं, आप सो जाते हो और प्रोटीन को तो तोड़ने के लिए तो आपकी एक्टिविटी लगेगी। 15 मिनट के वॉकिंग से प्रोटीन खत्म नहीं होता। सवेरे अगर आप खाओगे तो दिन भर की जो एक्टिविटी है उसमें वो डाइजेस्ट होगा। अगर आप रात को खाओगे तो उसकी जो एक्टिविटी है वो एसिडिटी के रूप में आपके शरीर पे गलत असर डाल के आपका नींद भी खराब करेगी और आपका डाइजेशन भी खराब करेगी। तो अगर आप नॉनवेज लेते हो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है, लेकिन आप दिन में खाना खाइए। रात का जो खाना है आपका वो ऐसा रहना चाहिए, बहुत ही हल्का। वो हमारे जो गुरु लोग हैं उन्होंने बोला है, सवेरे का खाना राजा के समान खाना चाहिए और रात का खाना भिखारी के समान खाना चाहिए। वो इसीलिए बोला है क्योंकि आप जितना आप हल्का खाना रात को खाएंगे, आपको रात को डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी और आप उतनी ही जल्दी सवेरे उठ पाओगे। आपने कभी महसूस किया है रात को बहुत ज्यादा चिकन खा लिया और यार बहुत नींद आ रही है, अब तो मैं बहुत सो जाऊंगा, और आप 7, 8, 9 घंटे सो जाते हो, ठीक है। वो बॉडी का रिएक्शन है, उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो बॉडी माइंड
माइंड की तरफ मैसेज भेजती है, भैया थोड़ा सा और एक आध घंटा सो लो, उनको थोड़ा सा और सो लो, तब तक हम बचा लेते हैं, है ना। लेकिन अपने को सवेरे क्लास रहता है, फिर अपन 6 घंटे में उठ जाते हैं, फिर वो पीछे से कोई मैसेज भेजता, भैया मैंने तो 2 घंटे एक्स्ट्रा के मांगे थे, आपने तो पहले उठा दिया आपको, अभी इतना सारा जो पड़ा हुआ है वो क्या करेंगे हम, मैं तो ऊपर भेज रहा हूँ। फिर वो इसोफेगस की तरफ भेजता है और फिर शुरू होती है एसिडिटी। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज फैक्ट, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उपवास का महत्व आपको बताया मैंने, और न्यूट्रिशन के बारे में और कुछ पूछना है पूछिए। हमें टाइम पर ही हो सकता है, जैसे आपने 7 बजे से 10 बजे तक बताया, टोटल 15 आवर। हाँ, टाइम इसको बढ़ा सकते हैं 7 से 8 या 9, उसके बाद अगर किसी की इच्छा शक्ति प्रबल है तो मैं तो बोलूंगा कि ईटिंग विंडो 4 घंटे का रखो और बाकी 20 घंटे कुछ भी मत करो, आप चेंज कर सकते हो। एक मिलेनियर है, आप अगर बहुत न्यूज के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करते होंगे तो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो लॉन्गिट्यूडिटी फ्रीक है, उसका वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, सब ग्रुप बनाएंगे तो। उस बंदे का डिनर कब होता है पता है? 1 PM, दोपहर 1 बजे वो आखिरी का खाना खाता है। ठीक है, वो एटलीस्ट साल के 200 करोड़ अपने लॉन्गिट्यूडिटी पे खर्च करता है, तो उसका खाना 1 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद में दूसरे दिन तक वो खाना नहीं खाता, उसका ईटिंग विंडो फिर से 10 बजे शुरू होता है, दूसरे दिन 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का विंडो। ठीक है, तो उसके नोन इफेक्ट है, बहुत ही अच्छे इफेक्ट है, उसके इल इफेक्ट अभी तक मिले नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं कि उनको पेट में दर्द होता है, ठीक है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, उसके कारण उनको पेट में दर्द होता होगा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आपने पानी पी लिया या फिर कुछ जैसे मैंने बोला वो नमक वगैरह डाल के चाय वगैरह पी लिया, चाय ग्रीन टी वगैरह, तो भी वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। मैंने मेरे खुद पे भी इस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैं 7 बजे तक खाना खा लेता हूँ। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी उपवास नहीं पकड़ा, ठीक है, लेकिन जब मैंने ये सब पढ़ा उसके बाद में मैंने उपवास पकड़ना चालू किया। उपवास मैंने वो भगवान के लिए उपवास नहीं, खुद के लिए उपवास। ठीक है, तो मैं पहले 12 घंटे फिर 24 घंटे, अब तक मैं 36 आवर तक छोड़ सकता हूँ, सिर्फ पानी पे 36 घंटे तक मैं रह सकता हूँ। खुद ही एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि भाई इससे सच में फायदा होता है क्या, या फिर कमजोरी आ जाती है, नींद लगती है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। पहले तो मुझे बहुत डर लगता, यानी मुझे खाना बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे सब कुछ खाना पसंद है, मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो मेरे को सब पता रहता है कि इधर ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, लेकिन फास्टिंग के जो बेनिफिट है वो मैंने खुद महसूस किए हैं। मेरे मोबाइल पे एक गेम है फोन नंबर करके, उसमें क्या होता है 10 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का तो फोन नंबर है वो अपने को याद रखना पड़ता है। पहले मैं 6 नंबर तक याद रखता था, अभी मैं 14 नंबर तक याद रख पाता हूँ। मैंने ये कब महसूस किया, फास्टिंग के स्टेट में जब मैं 24 घंटे भूखा रहता हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से नंबर याद कर पाता हूँ। वही खाना खाने के इमीडिएटली बाद मैं 6 नंबर तक याद कर पाता हूँ। दैट इज प्रूवन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में और किसी को? हाँ सर, जैसे हाँ, तो वो खाना जरूरी है या फिर नहीं खाना? इसेंशियल। जैसे मेरे को यहाँ से ब्रह्मपुरी जाने के लिए फ्यूल भरना जरूरी है, वैसे वो इसेंशियल है। आपने रात को नहीं खाना खाया तो भी चलेगा, लेकिन दिन में खाना नहीं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में नहीं गिना जाता। एक्चुअली ऐसा है कि टीआरई का मतलब ही ये है कि आप कंटिन्यूअस उस प्रोसेस में रहो। अगर आप सवेरे 10 बजे खाना नहीं खाए, शाम को 6 बजे खाना खाए, ठीक है, उसके बाद में रात को जाके 9 बजे खाना खाए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। इससे बेटर है आप सवेरे खाना खाइए। जब कभी मैं ऑपरेटिव में रहता हूँ और मैं 7 बजे खाना नहीं खा पाता तो उस दिन का खाना मैं नहीं खाता। अगर मैं ऑपरेशन से 11:30 12 बजे घर में आया हूँ तो उस दिन मैं खाना नहीं खाता, मैं पानी पी के सो जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 15-20 मिनट ये लगता है बॉडी को, लेकिन बाद में नींद आ जाती है। हाँ, तो वो इसलिए होता है
बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, वो अपने आप आधे एक घंटे में रिकवर होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन में और किसी को कुछ? तो हाँ कर रहे हैं हाँ तो फिर ऐसा लगता है कि अभी खाना जरूरी है, हाँ तो फिर तब तक 10 बजे जल्दी से हाँ, तो वो जो अपना दिमाग है ना, वो अपने को बेवकूफ बनाते रहता है। ठीक है, वो बहुत चालू चीज है। दिमाग जब भी कहीं कुछ ये ऐसा गेम खेलता है ना, समझ लेने का आपको एक ये करता है। एक्चुअली अपने बॉडी में लीवर में जो ग्लाइकोजन बना हुआ रहता है, उसको ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज तैयार होता है। तो आपने जैसे ही वो 5-10 मिनट्स है उसको आपने स्किप कर दिया, तो उसके बाद में ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होने लगता है और आपके बॉडी की जो नीड है ग्लूकोज की, वो पूरी फुलफिल हो जाती है। अगर ग्लाइकोजन समाप्त हो गया तो उसके बाद में नॉन ब्राउन फैट एंड जो फैट रहता है व्हाइट फैट, वो ब्रेक होना शुरू होता है। अगर वो फैट भी खत्म हो गया तो उसके बाद में मसल ग्लाइकोजन जो रहता है, मसल में जो ग्लाइकोजन रहता है वो ब्रेक होना शुरू होता है। तो आपके बॉडी के पास ऑलरेडी 3 रिजर्व है। जैसे किसी भी 2 व्हीलर को एक ही रिजर्व रहता है आधे लीटर का, आपके पास वो 3 रिजर्व है। तो 3 रिजर्व से सब कुछ रिप्लेनिश और फुलफिल हो जाता है। ठीक, ओके। और नेक्स्ट इस पे मूव किया जाए। ओके, नाउ इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जैसे पिरामिड बोला कि स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, अब आते हैं इमोशनल हेल्थ पे। जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं होते, बाकी 3 चीजें करने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता है कि हम सब ये क्यों कर रहे हैं, तो वो करने का क्या मतलब है? अगर कोई 1000 साल जीता है और उसके पास मोटिव या गोल ही नहीं है, तो उसके जीने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको आपका गोल फिक्स करना है। आपको जो कुछ भी बनना है वो आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरे को ये क्यों बनना है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स पसंद था, मुझे IITN होना था, मैं डॉक्टर बन गया, है ना। लेकिन जब मैं डॉक्टर बनता था तो मुझे पता था कि मैं क्यों डॉक्टर बन रहा हूँ, और जब मुझे पता चला कि मैं क्यों डॉक्टर बन रहा हूँ, तभी मेरा स्कोर बढ़ा और तभी मैं ये सब कुछ एग्जाम्स क्रैक कर पाया। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये क्यों बन रहा हूँ, मुझे तो 70 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 200। जब मैंने मेरे दीवार पे सब कुछ लिखा कि इस कारण मैं इस एग्जाम में फेल हुआ, इस कारण मैं इस एग्जाम में फेल हुआ, 10-12 रीजन जो है, उसमें मेरा ये भी एक रीजन मैंने लिखा था कि मेरे को पता ही नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बोले इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरी माताजी बोले इसलिए कर रहा हूँ, मेरे 2-4 दोस्त डॉक्टर बन गए या फिर सीनियर डॉक्टर बन गए इसलिए कर रहा हूँ। तो आप ये क्यों कर रहे हो, ये अगर आपको पता हो तो आप सब कुछ करोगे, सब कुछ करोगे। किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कल सवेरे 4 बजे गोवा जाना है, आप 4 का अलार्म लगाओगे, 3:30 बजे उठ जाओगे। अलार्म पहले बंद करोगे और तैयारी चालू करोगे, है ना। वही अगर किसी ने बोला अरे चल कल सवेरे अपन जिम चालू करते हैं, या फिर अरे 4 बजे नींद उड़ गई, अभी मैं अलार्म बंद करूंगा, अभी सो जाऊंगा, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो आपके पास गोल है गोवा जाने का, गोल है मूवी जाने का, गोल है आपको किसी फंक्शन में जाने का, गोल है किसी दोस्त को मिलने के लिए जाने का, तो आप वो चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हो। लेकिन जब आपके ऊपर कंपल्शन दिया जाता है, नहीं तेरे को ये करना है, और आपकी इच्छा नहीं होती है, तो आप उसको रिटेलिएट या रेजिस्ट करते हो, और इस रेजिस्टेंस में इतना ज्यादा इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतने डिप्रेस हो जाते हो कि सक्सेस आपको कभी नहीं मिलती, गारंटीड नहीं मिलती। आप कितने भी तोप चल रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो आप सक्सेस ही नहीं हो पाओगे। ये वासेकर सर जो आए थे, ये मेरे गढ़चिरौली के हैं, अभी वो CEO आए थे, देखिए वो भी साकोली में। He belongs to very moderate family, यानी बहुत ही ज्यादा अमीर घर के नहीं है। उनको पता था ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो उनको सक्सेस मिल गया। क्योंकि क्यों कर रहा हूँ ये पता चलने के बाद आप अपने आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आप बिल्कुल ये नहीं बोलोगे कि यार आज नहीं करता कल करता। इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन।
नाम सुना होगा शायद से, साइकोलॉजिकल वर्ड है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी क्या होता है कि आप बोलते हो कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, फिर बोलते हो कि यार आज 2 पेज पढ़ लेता हूँ, कल बाकी के पढ़ लूंगा, फिर कल बोलते हो कि आज एक ही पढ़ लेता हूँ, परसों पढ़ लूंगा। टालम टोल हिंदी में और मराठी में ढकला ढकल, ठीक है। तो जब आपका गोल क्लियर होता है ना, तो ये ढकला ढकल नहीं होती। आप वो टॉपिक उस दिन कंप्लीट करके दूसरे टॉपिक के 1-2 पेज उसी दिन पढ़ लेते हो और फिर आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है बूस्ट अप, फिर आप पीछे आते ही नहीं। क्योंकि दूसरे दिन जब वो टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आप बोलते हो ये तो मैंने पढ़ा है, सर ने का क्वेश्चन पूछ लिया, आप खड़े होकर आंसर दे देते हो, सब लोग अरे यार इसको आता है, आपको भी लगता है यार कल मैंने पढ़ा, फायदा हो गया। दूसरे दिन आप और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है आपको खींचने लगती है। आपको पता है क्रिमिनल्स लोगों का गैंग कैसे बनता है? एक नशेखोर दूसरे नशेखोर को कहीं से भी ढूंढ के लाता है, फिर वो तीसरे को लाता है, चौथे को लाता है। तो ये जो निगेटिविटी वाले पीपल है ना, वो अपने आप जमा हो जाते हैं। तो पॉजिटिविटी का भी वैसा ही है, सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच ऐसा है कि आपको किसी माउंटेन के ऊपर पानी ले जाने के लिए मेहनत लगती है। तो आपको ये जो कुछ भी मैंने बताया, इसके लिए आपको मेहनत लगेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, पेन सहन करना पड़ेगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि आप माउंटेन के ऊपर पानी ले गए। लेकिन वहां से पानी नीचे डालना सबसे इजी काम है, ये सब कुछ छोड़ना सबसे इजी है। आप वहां से पानी डालोगे तो अपने आप वो जमीन पे आ जाएगा। यानी निगेटिविटी सबसे गंदे तरीके से और सबसे फास्ट फैलती है और पॉजिटिविटी बहुत स्लोली फैलती है। और जो ये पॉजिटिविटी को आत्मसात कर लेता है उसको 100% सक्सेस मिलता ही है। अब सोचो किसी दोस्त ने आपसे आके बोला चल मूवी देखने जाते हैं, तो आपने सोचा यार जाने देना, मेरे को पढ़ना है। वो मूवी को चला गया, आपने पढ़ लिया, और जैसे मैंने बोला कि अगले दिन क्लास में आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो मैंने कल पढ़ा था, इसमें से तो मेरा 80% मेरे को पता है, सर के 2-3 इसके आंसर भी दे दिए। जो बंदा मूवी देखने गया था उससे आप बेटर पोजीशन में आ गए। अगली बार जब वो फिर से बोलेगा यार चलना अपन कहीं घूमने चलते हैं, आप बोलोगे यार उस वक्त मैंने मूवी नहीं देखा था, मैंने पढ़ाई की थी, अगले दिन मैंने आंसर दिए थे, अभी मैं पॉजिटिव कंडीशन में आ गया हूँ, अभी मैं नेगेटिव की तरफ नहीं जाऊंगा। आप बोलोगे यार तू चला जा, अगर वो नॉन प्रोडक्टिव चीज है तो तू चला जा। उसको भी आदत हो जाएगी, अरे यार इसको हमेशा पूछता हूँ, नहीं आता, क्या पूछना है इसको, ये तो ऐसा ही है, मजे नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना। तो उसका पाथ वहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसका पाथ इधर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे क्लास में 800 स्टूडेंट थे तो 800 लोग भी एमबीबीएस तो क्यों नहीं लगे? आप यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता। आपको लगता है इसमें से सभी लोग यूपीएससी एमपीएससी क्लियर होंगे? क्यों नहीं होंगे? इसीलिए अगर आपने एक बार पॉजिटिव वे में अपना चैनलाइजेशन करना शुरू कर दिया तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो मैंने तीसरी नेत्र बोला है, वो खुल जाएगा। फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। जब मैं दूसरी बार प्रिपेयर कर रहा था, जैसे मैंने बोला आपको, तो 24 घंटे मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलते रहते थे। अरे हाँ फिर इसका ये प्रॉब्लम है, इसका मैं इससे और शॉर्टकट में ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मैं जब मैं टॉयलेट के लिए जाता था तो उसमें जो दरवाजा रहता था उस पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता था। मेरे नींद में भी प्रॉब्लम आते थे। उसके पहले साल जिस वक्त मैं फेलियर हुआ, उस वक्त मैंने पूरे साल भर 50-60 मूवी देखी, ठीक है। फ्राइडे के धर्मपेट पे जाते थे, मीन्स वहाँ माहौल रहता था, माहौल देखने के लिए, खाना खाने के लिए बाहर जाते थे। जिस बार मैंने फिर से प्रिपेयर किया, पूरे साल भर एक भी मूवी नहीं देखी, एक बार भी खाने को बाहर नहीं गया। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मैं
9 बजे सोया नहीं या 10 बजे सोया नहीं या फिर सवेरे 4 से 5 बजे उठा नहीं, उसका परिणाम क्या हुआ? आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं MBBS MS बन गया, MPSC क्लियर हुआ, क्लास 1 ऑफिसर था और अल्टीमेटली मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि तू अच्छा बंदा है या नहीं है, मैं सिर्फ सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या किया। तो ये सेटिस्फैक्शन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिल द एंड लाना है तो पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ना है। मोटिवेशनल चीजें आज सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका टेम्पो एकदम ऐसा बढ़ जाएगा, यार क्या बोला सर ने, अभी जाके मैं सर्च करता कल ये 50% रिड्यूस हो जाएगा, फर्स्ट और 25% रिड्यूस हो जाएगा। एट द मंथ ऑफ ये सितंबर का मंथ जैसे खत्म हो जाएगा, कुछ सलमान खान का नया मूवी आ जाएगा, है ना, या फिर कुछ नई चीजें आ जाएंगी, आप उधर चलो। इसलिए अपना जो एक खतरनाक वाला दिमाग है ये हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए रोकता है। तो इसको कैसे साधना है? आप लिख लो, अपने रूम में जाके लिख लो कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल। उस पर कोई भी हंसने दो उसको। आपको सवेरे उठने के बाद वो पढ़ना है, सोने के पहले पढ़ना है। इससे क्या होगा, वो दिमाग को पता रहेगा कि अरे ये चीज भूलना नहीं है अपने को। ये एक सेमिनार में जाके मैं सुन के आया और मैं एकदम सुन के आने के बाद अभी 10 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे सो लिया, एक ही दिन में प्रोटीन खा लिए, एक्सरसाइज कर लिया और वो धीरे 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 1 हफ्ते के बाद अच्छा कौन हो जाए पर वो कौन करे, ऐसा नहीं करना। आपको उसको रिपीटेड करना है, रिवाइज करना है, तभी आपको वो लक्ष्य हासिल होगा, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस है मैंने बहुत सुनी और बहुत बुक्स पढ़ी है, इतनी बुक्स पढ़ी है कि अभी मैं क्या बताऊं कि इसका ये उसका ये वगैरह, लेकिन सबका सार एक ही है, कंसिस्टेंसी इज की फॉर सक्सेस। आज अगर आप 1 पेज पढ़ते हो, पूरे साल भर 1 पेज पढ़ोगे तो 365 पेजेस हो जाएंगे। उदाहरण बता रहा हूं, आज अगर आप 10 पेजेस पढ़ते हो, कल 5 पढ़ते हो, परसों 3 पढ़ते हो, उसके बाद में 1 पढ़ते हो, उसके बाद में छोड़ देते हो, वो 16 पेजेस हो जाएंगे। तो आपको 16 पेजेस नहीं पढ़ने हैं, आपको 365 पेजेस पढ़ने हैं। आप स्लोली शुरुआत करो, जैसे मैंने बोला था कि वो जापानीज में काइजन टेक्निक है, आप स्लोली शुरुआत करो। आपका जो अमांडेला है, नाम सुना होगा, वो इज अ सेंटर फॉर फियर, वो हमेशा अपने को डराते रहता है। जैसे आपने सामने किताब ऐसे रखी, अमांडेला बोलता है इतनी सारी बड़ी किताब ये कैसे अपने को पता चलेगी, छोड़िए इसको, चल मूवी देखने जाते हैं। उसका बाईपास अपन निकल लेते हैं। तो हमको मूर्ख बनाना है अमांडेला को। तो अपन ने सोचने का मेरे को पूरी किताब थोड़ी ना पढ़नी है, 1 पेज तो पढ़ना है आज, 1 पेज ही अपना लक्ष्य है। अमांडेला शांत हो जाएगा, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि अभी किताब नहीं पढ़नी है। 1 पेज आपने पढ़ लिया, अमांडेला को पता ही नहीं चलेगा कि अपने को डरना है करके। अगले दिन 1.5 पेज पढ़ोगे आप, उसको फिर भी पता नहीं चलेगा। उसके अगले दिन 2 पेज पढ़ लोगे, फिर भी नहीं पता चलेगा। यानी आप अमांडेला को बेवकूफ बना रहे हो। धीरे धीरे 2 पेज की जगह 2 पेज की जगह 3 पेज की जगह 5 पेज, और उसके रिवीजन ये करना शुरू करोगे, आप क्लियरली अमांडेला को बाईपास कर लोगे। सक्सेस आपके साथ रहेगी, क्योंकि 1000 में से 2 या 3 लोगों को ये चीजें पता चल जाती है अपने प्रिपरेशन के वक्त, वो आगे निकल जाते हैं। और बाकी के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट, रिवीजन, क्लास चेंज, शहर चेंज, पुणे जाएंगे, यहाँ पे बराबर कोचिंग नहीं हो रही है, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कोई बांग्लादेश जाएगा, कोई इधर जाएगा, है ना। तो क्लासेस चेंज करने से सक्सेस नहीं आता, किसी भी क्लासेस से सक्सेस नहीं आता। वो तो आपको भी प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो चीज दी है दिल्ली के क्लासेस में कुछ अलग है? नहीं है। मैं जब
प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने बुक्स की प्रिपरेशन की। जब पहली बार अनसक्सेसफुल हुआ 70 मार्क्स पे, दूसरी बार मैंने जब प्रिपेयर किया वो पूरे बुक निकाल के मैंने बर्थडे में बेच दिया और सिर्फ 3 बुक खरीदी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की रिकॉग्नाइज 3 बुक, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। उस वक्त बायोलॉजी की सहस्त्र बुद्धि आती थी, केमिस्ट्री की निराली प्रकाशन की आती थी और उत्तम प्रकाशन की फिजिक्स आती थी। 3 बुक। और वो बुक पढ़ने के बाद मुझे कंसेप्ट पता चला। मुझे लगा कि इतनी बड़ी बुक पढ़ के इतना सारा कंफ्यूजन करने से अच्छा है ये 3 बुक पढ़ के मैं कितनी बार रिवाइज कर पाऊंगा। और पूरे साल भर वो 3 बुक्स मैंने कम से कम 100 के ऊपर रिवाइज की, 100 बार के ऊपर। इसलिए आपका मटेरियल स्पेसिफाइड रहना चाहिए, वेरी स्पेसिफाइड। आप अगर एक बुक पढ़ रहे हो तो आपने सोचना है कि ये बुक मेरी लास्ट बुक है, मैं लास्ट तक इसी से रिवीजन करूंगी, इसमें कुछ नहीं है क्या, मैं पेज अटैच करूंगी। लेकिन फिजिक्स के लिए मैं 4 बुक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि हर एक बुक में एटलीस्ट 90 to 95% आपका कवर अप किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इमोशनल हेल्थ का। मैं 2-3 चीजें मेडिटेशन के बारे में बोलूंगा और उसके बाद में पोमोडोरो टेक्निक डिस्कस करेंगे। अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इस चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि मेरे को भी 4-5 साल पहले पता चलेगी। ठीक है, मेरे को पहले लगता था कि वो ऊपर जाते हैं, फिर वो विचार नहीं आते, फिर वो ध्यान लगाते, फिर वो एकाग्र हो जाते हैं, फिर उनकी आंखें खुल जाती है और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जो आप सांस ले रहे हो और जो आप सांस छोड़ रहे हो, इसके बारे में आपको पता चल गया तो आपका मेडिटेशन हो गया। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर ये सब करते हुए तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इस ब्रेन को ये बौद्ध भिक्षु बोलते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड यानी आप जितना विचारों को रोकोगे उतने ज्यादा विचार आएंगे। अभी चलो मैं आप सबको क्या नहीं चैलेंज देता हूँ, आप जवान मूवी के बारे में नहीं सोचोगे, मत सोचना, उसमें शाहरुख खान है, मत सोचना। सोचा है ना? यही है दिमाग का खेल। जब आप किसी चीज को रजिस्ट करते हो वो डबली ट्रिपली आपके दिमाग में फिर से घुस जाती है। आप जितना सोचोगे कि मुझे ये नहीं आता, आप उतना ही ज्यादा उसमें और गढ़ते जाओगे। इसको बौद्ध भिक्षु एक दूसरे वर्ड में बोलते हैं लेट इट गो टेक्निक। लेट इट गो टेक्निक यानी कार जा रही है सड़क से, आप बैठ के देख रहे हो, कार जा रही है, दूसरी कार जा रही है, तीसरी कार जा रही है, चौथी कार जा रही है, आप देख रहे हो। कोई नीली कार है, कोई लाल कार है, कोई हरी कार है। अब उसमें आपको एक ऐसी कार दिखी जो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। कितने? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना कम स्पीड हो गया यार। अब आपने सोचा मैं इस कार को रोक के दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप जाके उस कार के सामने खड़े हो गए कि मेरे को इसको रोकना है। आप रोक पाओगे उस कार को? 1 किलोमीटर पर आवर वाली कार जिसका वजन 2000 किलो है, आप रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। आप पूरी ताकत लगा दोगे तो भी 1 किलोमीटर पर आवर वाली कार को नहीं रोक पाओगे, चैलेंज मिलेगा। तो इसलिए उस कार के बाजू में खड़ा होने के बाद वो कार अपने आप निकल जाएगी। उस कार को निकलते हुए आपको देखना है, आप उसको रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हो? अगर वो कार 200 मीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रही होंगी तो भी आप नहीं रोक सकते उसको। आपके उसमें उतनी ताकत ही नहीं है। तो अगर आपकी वो कैपेबिलिटी नहीं है उसकी रोकने की, तो उसकी रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? दैट इज मेडिटेशन। आप किसी भी विचार को रोकने की जितना कोशिश करोगे उतना ही वो आपको तबाह कर देगी। इसलिए उसको जाने दो
सिर्फ जाते हुए देखो, देखते हुए ये सोचो कि ये नीली कार है। यानी जब भी आपके मन में विचार आते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड से ये सोचो, अच्छा ये विचार बहुत अच्छे हैं, मुझे उस फ्रेंड के बारे में अच्छे विचार आए, तो ये विचार कैसे अच्छे, प्यार वाले विचार है। दूसरा क्रोध वाले विचार है, किसी से झगड़ा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तो उसको लेबल करना, इट्स कॉल्ड एज लेबलिंग टेक्निक। वो विचार कैसे थे, क्रोध वाले थे, फिर अरे मेरा एग्जाम है, मेरा बहुत पढ़ना बाकी है, ये विचार अगर, तो ये डर वाले हैं, पैनिक, उसको लेबल करना, अच्छा ये पैनिक वाले विचार है, ठीक है। जैसे आप लेबल करोगे वो विचार अपने आप चले सामने, आपको सिर्फ बाजू की बेंच पे बैठ के देखना है। आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो कितनी भी स्लो स्पीड से हो, आपका एक्सीडेंट होना 100% गारंटीड है। 100% लिख के देता हूं मैं। अब सोचो, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, आप उस विचार में फंस गए, तो गुस्सा जो आया है आपको, उसका जो 1-1.5 घंटे का समय है वो तो जाएगा। उसके बाद में जब वो बंदा आपके सामने आएगा, उसके साथ भी 2-4 हाथापाई हो जाएगी, फिर जो कुछ भी झगड़ा हो ही जाएगा। वही आपने उसको छोड़ दिया, अच्छा ठीक है जाने दो, कुछ मेरे से गलती हो गई, उससे गलती हो गई, निकलने दो, ये अपना गोल ही नहीं है, ये गुस्सा करके मैं क्या करूं, उससे बेटर है मैं पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद में जब सामने आएगा, आप उसके साथ झगड़ोगे भी नहीं, क्योंकि आपके माइंड ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है कि इससे अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है, जाने दो इसको। दैट इज मेडिटेशन। लेटिंग गो इज मेडिटेशन, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे उस भाई ने पूछा कि वो कुछ संत लोग वगैरह जो है वो सिर्फ 2-4 घंटे सोते हैं, वो इसलिए 2-4 घंटों में रिकवर हो पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही विचार आते हैं पूरे दिन में, जो कि हम लोगों में, आप लोग, हम लोग, आप लोग, इनमें 80,000 से 8 लाख विचार पूरे दिन में आते हैं। 80,000 से 8 लाख, ठीक है। तो दैट इज मेडिटेशन। ब्रीदिंग के वक्त 1 2 3 4, पॉज लेके 1 2 3 4, और एग्जॉस्ट के वक्त 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सोने के पहले भी कर सकते हो आप, लाइब्रेरी में भी कर सकते हो आप खाना खाते हुए भी कर सकते हो, आप एग्जाम के पहले पेपर में भी कर सकते हो, आधा पेपर खत्म होने के बाद पैनिक अटैक में भी कर सकते हो, आप टॉयलेट करते हुए भी कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह, सोते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ठीक है, प्रोटेक्टिव स्टेज में आप भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इसको आप कॉम्प्लिकेट मत करिए। आपको मेडिटेशन करना है तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आप उससे भी बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने 4 पिलर, स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और मेडिटेशन। अब पढ़ाई कैसे करना है इसकी टेक्निक में आप बोलिए। सर जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मन में उससे थॉट आता है, वो थॉट को फोकस करते इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर उसके अंदर और 4 थॉट्स आने दो, इसमें कंसंट्रेट करो। मेडिटेशन नहीं तो वही थॉट घूमने लगते हैं। नहीं तो वही तो अपने को करना है। जो थॉट आते हैं उसको सिर्फ देखना है। ये थॉट आने के बाद दूसरा आया, दूसरा आया, दूसरा आने के बाद कौन सा आया, तीसरा आया। मैं पिछले 3 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, 20 मिनट के मेडिटेशन में मेरे दिमाग में एटलीस्ट 30 से 40 थॉट आते हैं। अगर मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 30 से 40 थॉट आ रहे हैं, तो आपके इसमें तो 300 आने चाहिए। उससे अगर कम आ रहा है तो आप तो बेटर पोजीशन में। तो सिर्फ अपने को लेबलिंग करना है। अच्छा वो थॉट चला गया, अभी दूसरा आया, अच्छा ये ऐसा है। उस थॉट को ऑब्जर्व करना है। पैनिक का थॉट आया सपोज, या फिर आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि अरे यार 5 टॉपिक पढ़ने थे 3 ही हो गए, तो उस थॉट को लेबल करना है कि आपका वो कौन सा इमोशन है। लेबल करके उसको छोड़ देना है। फिर नया थॉट आएगा उसको भी छोड़ना है। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेडिटेशन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, मतलब कुछ इमोशनली थॉट आ जाता है, कुछ स्ट्रेसफुल थॉट आता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मतलब मन नहीं लगता मेडिटेशन करने। यस, उसी को बोलते हैं लेटिंग गो टेक्निक। इसका और एक एग्जांपल देता हूँ आपको।
नेचर है ना वो हमेशा मेडिटेशन में रहता है। वो कैसे बताता हूँ, जो नदी बहते हुए रहती है उसका पानी कभी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता। वही जो तालाब या कुआं रहता है या फिर पॉन्ड रहता है उसका पानी हमेशा खराब होता है। तो जो चीजें पूरे संसार में बहती रहती है वो कभी खराब नहीं होती। आपको 10 चीजें आती है, आपने दूसरे बंदे को 10 चीजें बताई तो आप जिंदगी भर वो 10 चीजें कभी नहीं भूलोगे। और वही आपने सोचा कि ये 10 चीजें मैं दूसरे को बताऊंगा तो इसका रैंक आ जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये एमपीएससी क्लियर कर लेगा, तो आप कभी एमपीएससी क्लियर ही नहीं हो पाओगे। जब मेरा सेकंड टाइम अच्छा रैंक आया इसमें अब चाहिए ना प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा रैंक आया तो सडनली मेरे रूम पे 50-50 लड़के आते थे। अबे तू क्या करता है, क्या कर, मैं उनको जब वो 3 बुक्स दिखाता था तो बोलते थे तू झूठ बोल रहा है, कहीं तो भी कुछ छुपा के रखा है, ठीक है। तो मैं बोलता था यार ऐसा नहीं है, मेरे नोट्स है उनके वो जेरॉक्स ले जाते थे, वो नोट्स 2-2 3-3 दिन तक आते नहीं थे। मैंने कभी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मुझे जो आता है मैं दूसरे को नहीं बताऊं। जब भी आप दूसरे को बताते हैं आप भूल ही नहीं सकते, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक आध चीज आपको याद नहीं आ रही है, जाके दूसरे को बताएं यार इसका ऐसा 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 है और ये ऐसा ऐसा है। आपके एग्जाम के वक्त आपको याद आएगा अरे मैंने उसको ऐसा बताया था। आप उसमें गलती कर ही नहीं सकते। चैलेंज है मेरा, जो चीज आप दूसरे को बता रहे हो वो आप खुद गलत नहीं कर सकते। पढ़ाई के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखना। और कुछ किसी को, चलो बहुत बड़ा सेशन हो गया, लास्ट वाला अपन इसमें आते हैं। अभी आधे लोग तो बांट भी गए, ठीक है। तो स्टडी टेक्निक, इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर दिया है वो मेरे हिसाब से मॉडिफाई किया। ये जो सब मैंने 4 चीजें बताई ना, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका बेस पक्का हो। आपने कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है। किसी भी गाड़ी का इंजन अगर आपका फरारी है आपके पास और उसके टायर ही अच्छे नहीं है तो रेस में कैसे जीतेगी। वही आपके पास मारुति 800 है, उसके टायर भी अच्छे, इंजन भी अच्छा है, ड्राइविंग करने वाला बंदा है, वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल नहीं है, ट्रेन बंदा है, तो वो तो फरारी की को जीत जाएगी ना, नहीं जीतेगी। फरारी का टायर ही पंक्चर है तो वो कैसे फरारी जीतेगी, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस से आई है या फिर जो मैंने बुक पढ़ी है उससे करी है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब दिस इज पर्टिकुलर विद योर रीडिंग, आपकी पढ़ाई के बारे में। अब बाकी जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है वो एंटायरली बेस के लिए है। अभी जो है वो पढ़ाई की। अब ये जो पढ़ाई की चीजें बताऊंगा ये सिर्फ 15-20 मिनट के लिए है। मैराथन पता है आपको, हर्डल रेस पता है, रिले पता है, रिले क्या होता है? रिले 4 लोग पास करते हैं। तो जो पहला बंदा है पैटर्न जो पास करता है दूसरे को, वो बंदा है स्लीप। उसके बाद में जो दूसरे को पास करता है वो है एक्सरसाइज। उसके बाद में जो तीसरे को पास करता है वो है न्यूट्रिशन। और उसके बाद में जो चौथे को पास करता है वो है मेडिटेशन। एक्चुअली 4 ही लोग रहते हैं, लेकिन जो रेस जीतता है वो है आपका स्टडी का टेक्निक। अब आप सोचो पहला बंदा अगर बहुत ही वीक है तो रेस जीतेगा क्या? वो नहीं जीतेगा। आखिरी बंदा अगर वीक है तो रेस जीतेगा क्या? नहीं। तो ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है, उसके बाद में जो आखिरी का जो स्प्रिंटर है जो हमेशा बेस्ट रहता है, जैसे जर्मनी का जो रिले रेसर था, वो लास्ट वाला रिले रेसर कौन रहता था? यूसेन बोल्ट, है ना। तो
ये जो सबसे लास्ट टेक्निक बता रहा हूँ, दैट इज मोस्ट एसेंशियल टू विन द रेस। आपको रेस जीतना है तो बाकी के सब चीजें जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे बोला कि अमागडाला ये डर का सबसे बड़ा सेंटर है, वो जल्दी डर जाता है। वो बना ही इसलिए है, मानव की उत्क्रांति में कोई भी प्राणी दिखा तो भागने का, ये बताने का काम अमागडाला का रहता था। फ्लाइट और फाइट जो रिस्पॉन्स रहता है इसलिए फ्लाइट भाग जाने का काम वो करता था। तो उसको बाईपास करने के लिए हमें क्या करना है, आपके पास ये प्लेट है, कोई भी टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। एक टास्क कितने मिनट का रहना चाहिए? 25 मिनट का। 25 मिनट के टास्क के बाद हमें एटलीस्ट कितने मिनट का ब्रेक लेना है? 5 मिनट का। 5 मिनट के ब्रेक में आप मूव कर सकते हो, अपनी गर्दन वर्दन हिला सकते हो, थोड़ी पीटी वगैरह कर सकते हो, जाके पानी पी के आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट के बाद वापस आना है। उसके बाद में ये कितने बार अपने को रिपीट करना है? एटलीस्ट 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स रिपीट करने के बाद आपको 30 मिनट का एक ब्रेक लेना है। अब ये सब क्यों करना है और इसका क्या महत्व है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका ब्रेक कुछ भी पड़ता है तो उसका रिटेंशन कैपेसिटी 25 मिनट के बाद 50% हो जाता है। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 25 मिनट के बाद 50% हो जाता है। लेकिन जब आप वो ब्रेक लेते हो तो उसके बाद उसका कैपेसिटी फिर से रिगेन होता है। जैसे मैं आपको इस चार्ट के द्वारा समझाता हूँ। पूरा लाइट बंद कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गए 25 मिनट, ये हो गए 25 मिनट, ये हो गए 25 मिनट, ये हो गए 25 मिनट और ये हो गए 25 मिनट। ठीक है? हाँ। तो अगर मैंने यहाँ से पढ़ाई चालू की 12 बजे, 12 बजे अगर आपका कंसंट्रेशन 90% है, ठीक है, तो आप 12% से 25 मिनट में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50%। ठीक है, उसके बाद में आगे आ जाएगा 30%, उसमें आगे जाएंगे 20%, उसमें आगे आ जाएगा 10%। तो आफ्टर 100 मिनट आपको अप्रोक्सीमेटली आपका ग्रास्पिंग पावर या फिर कंसंट्रेशन कितने पे आ गया? 10% पे। वही अगर आप 25 मिनट के बाद ब्रेक लेते हो तो आपका 5 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा फिर से 90%, फिर से वो 50% पे, फिर 5 मिनट के बाद फिर से वो 90% से 50% पे आएगा, फिर से 5 मिनट के बाद वो 90% से 50% पे। तो आप देखेंगे कि हर 25 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक लेने पे आपका जो रिटेंशन पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, वो हमेशा आपका 50% के ऊपर रहेगा। 50% के ऊपर रहेगा। दिस इज पोमोडोरो टेक्निक। आप हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। तो आपने हमेशा किसी भी टास्क को 4 पोमोडोरो में या फिर 4 सेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में एक लंबा ब्रेक लेना है 30 मिनट के लिए। ये क्यों लेना है 30 मिनट की ब्रेक? जितना भी आपने 4 सेशन में पढ़ा है, ब्रेन उसको सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टिंग करके बराबर से चैनलाइज करेगा, चैनलाइज करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा,
अंडरस्टैंड करने के बाद जो चीजें आपकी अंडरस्टैंड नहीं हुई है उसको सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद में आपका नया सेशन चालू होगा। तो ये जो 30 मिनट्स है, ये 30 मिनट्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 30 मिनट जो रेस्ट के लिए बोला है उसमें आप 10-15 मिनट रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 15 मिनट है उसमें आपने ये 4 सेशन में क्या पढ़ा है वो आपको कवर करना है, तभी इस टेक्निक का आप पूरा फायदा ले सकते हो। पढ़ता हर कोई है, लेकिन सक्सेसफुल वो होता है जो उसको टाइमली रिवाइज करता है। तो ये जो टेक्निक है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते। तो रिवाइज कब करना है? 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद नहीं। कब रिवाइज करना है आपको? 4 सेशन के बाद। 4 सेशन के बाद आपको रिवाइज करना है। हर दिन आपके रात का या फिर जो कुछ भी समय हो कि अब मैं इसके बाद में नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद का आधा से 1 घंटा दिन भर जो कुछ भी आपने किया है उसको रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक नंबर 1, 2, 3 पढ़ लिए, आपको उसी दिन उसको रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट रिवीजन कब होगा? आफ्टर 72 आवर्स, 3 दिन के बाद उसका फिर से रिवीजन होगा। तो आपने अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे मिला के 3 टॉपिक पढ़े हैं, तो तीनों टॉपिक का ऑलरेडी हर दिन आप रिवीजन कर रहे हो। चौथे दिन आपका रिवीजन, यानी ये हो गया ये तीनों टॉपिक का एक बार फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद में जो संडे रहता है उस दिन आपने 7 दिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन, ये हो गया आपका सेकेंड रिवीजन। उसके बाद में जो महीने का लास्ट वीक रहता है उसके एटलीस्ट 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंथली रिवीजन, ये हो गया थर्ड रिवीजन। उस महीने का जब दूसरे महीने में जाएंगे, उस सेकेंड मंथ में अगर पूरा 1 वीक भी जाता है तो भी उसमें नेक्स्ट रिवीजन, फोर्थ रिवीजन। उसके बाद में 3 महीने के बाद पहले 3 महीने का रिवीजन। तो ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन आप करते रहोगे तो जिस दिन आप एग्जाम को जाओगे उस दिन आपने 1 पेज भी नहीं पढ़ा तो भी ऑलरेडी आपके 7 से 8 रिवीजन होके रहेंगे। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, अरे पढ़ लेता हूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, नया टॉपिक और अच्छा है, और अच्छा है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, पुढे पाठ मागे सपाट। आणि वो उसमें एक कथा है, एक मजदूर अपने बुलक कार्ट में, बैलगाड़ी में पोते लेके जाते रहता है। तो बड़ा वाला पोता रहता है जिसमें पूरा धान डाला रहता है, तो उसमें छेद रहता है, छेद से वो गिरते जाता है। हर एक गांव में जाके उसमें वो 2-2 बोरी डालते जाता है, वो गिरते जाता है, 2-2 बोरी डालते जाता है, गिरते जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो एक्चुअल में उसके बैलगाड़ी में एक भी अनाज नहीं रहता है। प्रिपरेशन के वक्त यही होता है। आप एक सब्जेक्ट लेते हो, दूसरा लेते हो, तीसरा लेते हो, आप उसको कंटिन्यूअसली लेते जाते हो और जो पुराना है उसको गिराते जाते हो, गिराते जाते हो, गिराते जाते हो। जब भी किसी एग्जाम में कोई टॉपर आता है, वो या फिर पहले 100 टॉपर जो है, किसी ने आज तक फुल मार्क्स नहीं लिए। अगर नीट एग्जाम, हमारे इसमें नीट एग्जाम होता है मेडिकल का, अभी 750 मार्क्स का है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो 750 तक पहुंच पाया है। 720, फिर 30 मार्क्स कहाँ गए? अगर वो इतना परफेक्ट है तो उसको तो 750 आ जाना चाहिए। 720 कहा, व्हाटएवर, जो कुछ भी है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं आते उसको। एक ही एक्सेप्शन आता होगा अभी। कितने लोगों को आते हैं उसमें फुल मार्क्स? 1 या 2। मैं पहले 100 की बात करता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे 100 के 100 आने चाहिए, ठीक है,
तो ये इम्पॉसिबल है। आपको अगर 100 में से 95 भी आ गए तो भी आप एग्जाम में टॉपर रह सकते हो या फिर अमॉन्ग द टॉपर रह सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाना है। मैं क्या करता था आपको इसके बारे में बताता हूँ। दिन में क्लास हुआ, शाम को 1 घंटा जो कुछ भी दिन में पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर लेता। 3 दिन के बाद बुधवार को मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार का रिवाइज कर लेता था। इससे क्या होता था, जो मैंने बोला आपको कि डर का सबसे बड़ा सेंटर अमाइगडाला है, उसको मैं बायपास करता था। उसके पहले साल क्या हुआ था, मैंने पूरे बुक्स पढ़ डाली थी और 6 महीने के बाद जब मैं रिवीजन के लिए मैंने बुक्स खोली तो मुझे लगा कि ये कब पढ़ा था यार मैंने। उसको मैंने अंडरलाइन किया था, लाल इसमें ऐसे गोल किया था, उसको गोल चिपकाया था, ये किसने चिपकाया? अरे वो मेरे को ही याद नहीं आ रहा था कि ये मैंने कब पढ़ा। और जब मैं रिवीजन में एक डर रहता है, उसको आदमी पोस्टपोन करता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आज शाम को रिवाइज करना, बोलोगे आज सर कुछ भी बोल रहे हैं, आज तो दिन भर थक गया मैं कल करता ना रिवाइज। कल आपको लगेगा कि अरे यार संडे है ना, संडे को आधा क्लास ऑफ है, उस वक्त रिवाइज कर। रिवाइज करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप 1-1 घंटा रिवाइज करो, एटलीस्ट आप ओवरलुक तो कर सकते हो कि ये आज दिन भर मेरे को पढ़ाया। दूसरे दिन पिछले 2 दिन का रिवाइज कर सकते हो। आप 5 मिनट में कर सकते हो, 10 मिनट में कर सकते हो, लेकिन आप उस अमाइगडाला को बाईपास तो कर सकते हो। जितना आप अमाइगडाला को बाईपास करोगे उतना ही आपका रिवीजन का फियर और एग्जाम का फियर कम होते जाएगा। अब ऐसा है कि रिवीजन कैसे करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन का शेड्यूल आपका पूरे साल का पहले से ही रेडी रहना चाहिए। आपकी एग्जाम अभी कब रहेगी, कितने दिनों के बाद रहेगी? नहीं, जो मेन एग्जाम है वो फरवरी 2024 में रहेगी, बराबर। तो फरवरी 2024 तक का आपका पढ़ाई का शेड्यूल नहीं रहा तो भी चलता है, लेकिन आपके रिवीजन का शेड्यूल आपके पास चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी क्लास में भी हो जाएगी, वो भी पढ़ाते हैं। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सर को रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्लास जो दिन भर पढ़ा है उसका शाम को रिवीजन नहीं लेता। लेते हैं? आज तुमको ये पढ़ाया है, आज का रिवीजन सिर्फ 15 मिनट में कर लेते हैं, पहले सवेरे का क्लास का ये था, इसका ये कोई नहीं लेता। दूसरे दिन आके स्टार्टिंग के पहले 15 मिनट लेते। पिछले दिन का जो रिवीजन है उसका अगले दिन रिवीजन लेने के बाद 3 दिन के बाद फिर से 3 दिन का रिवीजन लेते हैं क्या? 7 दिन के बाद पिछले 7 दिन का रिवीजन लेते हैं क्या? नहीं लेते। अगर ऐसा रिवीजन लेना शुरू कर दे तो एफिशिएंसी यूएस वालों की तरह हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में सब घुस जाएगा। आपको अगर एक चीज है जो नहीं आती और वो अगर आपके नजरों के सामने से 10 बार गई तो आप उसको कैसे भूलोगे? फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने पूछ लिया कि भाई अभी वो कनाडा का प्रेसिडेंट कौन है वो पंत प्रधान, अड़का हुआ था इधर वगैरह, उसका प्लेन वगैरह डिले हो गया वगैरह वगैरह, तो उसका नाम अगर किसी को नहीं पता है तो उसका एक बार गलत हो जाएगा। फिर बुधवार के दिन वो याद करेगा, अरे हाँ वो कनाडा का प्रेसिडेंट है, वो मोदी ने उनको बोला था कि वहां पे सिख दंगे हुए थे तो आपने बराबर से ये नहीं किया, वो खलिस्तान की मांगनी कर रहे थे वगैरह वगैरह। फिर 7 दिन के बाद उसको फिर से वो टर्डो का याद आएगा। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे और ऊपर से ऑप्शन आया कि G20 में किस प्रेसिडेंट के लिए सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, दैट इज रिलेटेड विद सेपरेटिस्ट इन इंडिया, यानी खालिस्तानी यानी सेपरेटिस्ट हो गए, आतंकवादी यानी सेपरेटिस्ट हो गए, उनको दूसरा देश चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन ना देखते हुए टोरडो का नाम विदाउट एनी कंफ्यूजन टिक करोगे। तो
रिवीजन से क्या होता है, एक तो डर कम हो जाता है और दूसरा परफेक्शन बढ़ जाता है। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना? उनका कहना था कि मैच में रिंग में नहीं जीतता, रिंग में यानी जो मेन फाइट होती है ना उसमें नहीं जीतता, मैं प्रैक्टिस में मैच जीतता हूँ। वो बोलते थे कि मैं जितनी देर तक प्रैक्टिस करूंगा उतना मैं खुद आश्वस्त हो पाऊंगा कि मैं उसे जीत सकूं। आप सोचो डायरेक्टली जाके कोई फाइट करेगा तो जीत पाएगा? तो ये जो हर दिन का प्रैक्टिस है दैट इज रिवीजन। रिवीजन का शेड्यूल कैसे बनाना है ये आपको खुद तय करना है, उसके मैं कुछ टिप्स बना देता हूँ। रिवीजन नॉन रियलिस्टिक नहीं रहना चाहिए। नॉन रियलिस्टिक यानी अब मैं 20 टॉपिक का रिवीजन एक ही दिन में कर जाऊंगा, ऐसा नहीं करना। आपके अगर एक टॉपिक है उसका आधा टॉपिक है उसका रिवीजन करना है, आपको उस टॉपिक पे मास्टरी आने के बाद उसका रिवीजन टाइम घटाना है। यानी अगर चैप्टर 1 रिवाइज करने को 20 मिनट लग रहे हैं आज और 3 रिवीजन के बाद उसको 2 मिनट लग रहे हैं, तो नया टॉपिक जो ऐड करोगे उसको 18 मिनट देना है। इसी टॉपिक को फिर से 20 मिनट रिवाइज नहीं करना है। उसका क्या मतलब हुआ? अगर उसमें से 20 चीजें आपको नहीं आती तो अगले रिवीजन में 5 चीजें आपकी कट हो जाएगी, फिर 15 चीजें बची रहेंगी कि ये मेरे को नहीं आ रहा है। उसके अगले रिवीजन में और 5 चीजें कट हो जाएगी, ये 10 चीजें मेरे को नहीं आ रहा है। उसके बाद में और 1-2 चीजें रहेगी कि ये चीजें नहीं आ रही है। ऐसे करके 5-6 रिवीजन के बाद में भी अगर कोई चीजें नहीं आती है तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। तो अगर आप एक टॉपिक को 3 दिन के बाद आधे घंटे में रिवाइज कर रहे हो, 7 दिन के बाद भी आधे घंटे में, 3 महीने के बाद भी आधे घंटे में और 1 साल के बाद भी आधे घंटे, तो यू आर नॉट रिवाइजिंग अ थिंग। आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। समय के साथ रिवीजन का समय कम होते जाना चाहिए। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था वो तीनों बुक का रिवीजन एक दिन में 2 बार कर पाता था, इतना मेरा लेवल आ गया। पहले वही 3 बुक को रिवाइज करने के लिए मेरे को 5-5 दिन लगते थे, वो एक दिन में 2 बार आ जाते। तो आपको रिवीजन का टाइम रिड्यूस करना है। आप उसका टाइम अगर बढ़ा रहे हो या फिर उतना ही कांस्टेंट है तो आप रिवीजन बराबर नहीं कर रहे हो। तो इन बिटवीन रेस्ट और रिवीजन आपके जो गोल्स है जो आप जाके घर में लिखने वाले हो उसमें रिवीजन सबसे ऊपर लाल अक्षरों में लिखा रहना चाहिए। गोल्स के साथ रिवीजन अगर नहीं करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप फेल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक ही मिरेकल बचा पाएगा। तो आपको रिवीजन शेड्यूल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है। जो सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है उसका सबसे पहले रिवीजन का स्ट्रेटेजी बनाना है। उल्टा है ये सब कुछ। जो सबसे हार्ड लगता है उसको नहीं बनाना है इनिशियल स्टेज में। क्यों? भूल जाओगे नहीं, उसको ज्यादा समय लगेगा तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर आपने आधा घंटा उसको डेडिकेटेड किया है और आपको रिवीजन तो 6 घंटा लग रहा है तो बाकी का सब तो वैसे धरा का धरा रह जाएगा, तो आप तो डिप्रेशन में आ जाओगे, तो आप छोड़ दोगे। आपका अमेगडाला जागरूक हो जाएगा, आप डर जाओगे यानी वैसा डरने की बात नहीं, आपका दिमाग और साइकोलॉजिकल स्टेट डर जाएगा। इसलिए जो सबसे इजी है उसको पहले रिवाइज करो। उससे क्या होगा? डोपामिन प्रोड्यूस होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा फिर धीरे से जो हार्ड वाला टॉपिक है उसको उसमें लपेटे में लेने का, उसके बाद में उससे थोड़ा हार्ड वाला है उसको लपेटे में लेना। तो इसमें क्या होगा कि आपका टारगेट है 300 रन बनाना, आपने विकेट बचा के अभी 200 रन कर लिए हैं। अभी अगले 15 ओवर में 100 रन बनाने हैं और आपके हाथ में कितने विकेट बाकी है? 10 विकेट बाकी है। आराम से चेस हो जाएगा। अगर आपने एक विकेट पहले ही गिराना शुरू कर दी कि नहीं हार्ड वाला टॉपिक ले लिया, अब मेरे से नहीं जम रहा यार, इसको बाजू में कर देता हूँ, गिर गई विकेट। नेक्स्ट टॉपिक लिया उससे थोड़ा सा इजी वाला, यार ये भी मेरे को हार्ड लग रहा है, इसका भी रिवाइज नहीं हो पा रहा है, दूसरी विकेट गिर गई।
तो आप मैच जीत ही नहीं पाओगे। स्टार्ट विद इजीएस्ट टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक से शुरू करना है और धीरे 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 आगे बढ़ना है। कभी भी जैसे आप स्टेप्स चढ़ते हो ना, स्पाइरल चढ़ता ना, तुम्हें स्टेप्स चढ़ते हुए आप पहली स्टेप से 10वीं स्टेप पे छलांग मारते हो क्या? पहले एक स्टेप लोगे, फिर 2 स्टेप लोगे, एक बार आदत हो जाएगी तो फिर 2 स्टेप भी एक बार आप कूद सकते हो, 3 स्टेप भी कूद सकते हो। अगर पहले ही इसमें 5 स्टेप कूदोगे और गिर जाओगे तो आप तो डीमोरलाइज हो जाओगे, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, फिर आप मूवी देखने जाओगे, फिर टाइम पास करने जाओगे, फिर वो जो निगेटिविटी है वो आप में घुस जाएगी, फिर आप पूरे नेगेटिव हो जाओगे और फिर बोलोगे यार मैं फिर से एक बार प्रिपेयर करता हूँ। अभी आपके पास समय है कि ये चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। आपके पास अच्छा खासा 5-6 महीना तो भी समय है। इसलिए रिवीजन का जब भी आप शेड्यूल बनाएं, फ्रॉम इजी टू हार्ड, ठीक है। अब रिवीजन की मॉनिटरिंग, आप अपनी रिवीजन की मॉनिटरिंग कराओ। रिवीजन की मॉनिटरिंग कैसे होती है? उस टॉपिक का टेस्ट देखिए, आपका रिवीजन बराबर चल रहा है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाँ मैंने रिवीजन कर दिया, बोला तो ना कर दिया, अरे लेकिन भाई उसमें से कौन से टॉपिक को तुमने छुआ ही नहीं या फिर उसको हल्के में दे दिया, ये कैसे पता चलेगा जब आप टेस्ट लोगे? तो टेस्ट को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है। किसी टॉपिक के अगर टेस्ट है तो आप खुद के खुद सॉल्व कर लेना है कि हाँ भाई अभी मैं ये टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो आपने समझ लेना है कि नहीं मेरे मैक्सिमम पॉइंट कवर हो गए, एक तो ये पॉइंट है उसको मैं कवर कर लूंगा, या फिर सर से बोलना है कि हमारा टेस्ट लो करके। तो अल्टीमेटली पोमोडोरो टेक्निक अगर 30% इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन 70% इंपॉर्टेंट है। और किसी ने मुझसे पूछा कि सर इतना 3-4 घंटे का भाषण देने के बाद आप मेरे को एक सेंटेंस में बताओ कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो मेरा आंसर रहेगा भैया आप रिवीजन करो, ठीक है। आप रिवीजन करो, आप रिवीजन इतना मन लगा के करो, जितना आप मन लगा के करोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा और वो सक्सेस उतना ही कंटिन्यू रहेगा। ये जो 4 पिलर्स 5 पिलर्स अलाना फलाना इतना बड़ा दुनिया का ज्ञान मैंने दे दिया, तो इसके बारे में भी एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा थे, उन्होंने बोला पूरे दुनिया का ज्ञान मेरे को संग्रहित करना है, लोगों का कल्याण करना है, सब कुछ करना है। बोला ठीक है। उसने 500 ऋषि को अपॉइंटमेंट कर दिया, ऋषि मुनि महान लोग, गुरुजी लोग। उन्होंने पूरा जगत का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, मानस शास्त्र का ज्ञान उन्होंने बड़े बड़े 10 ग्रंथों में ये कर दिया। 10 ग्रंथों में उसको उन्होंने लिख लिया। लिखने के बाद राजा ने बोला यार ये 10 ग्रंथ तो बहुत बड़े नहीं हो गए? सर भी ये लास्ट कथा है, इसके बाद में कोई कथा नहीं होगी, ठीक है। तो 10 ग्रंथ जो है उसमें उन्होंने लिखा। लिखने के बाद राजा ने बोला यार 10 ग्रंथ तो बहुत बड़े नहीं हो गए? हाँ यार ये तो बहुत बड़े हो गए। बोले आप इनको 4 ग्रंथों में कंपाइल कर लो। बोले ठीक है, तो 4 ग्रंथ लेके आ गए। बोले 4 ग्रंथ बड़े नहीं हो गए? तो बोला हाँ ठीक है, इसको एक किताब में ये कर लो। बोले उन्होंने एक किताब में कर लिया। उसके बाद बोले यार ये किताब थोड़ी बड़ी नहीं हो गई, अपन इसको एक काम करते 100 पन्नों में कर लेते। ठीक है 100 पन्नों में कर लेते हैं। फिर राजा ने बोला 100 पन्ने की पढ़ना थोड़ा कठिन लगता है, 5 पेज में कर लेते हैं। तो गुरुजी लोगों ने बोला ठीक है 5 पेज में कर लेते हैं, कोई राजा ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो यार 5 पेज, 1 पेज नहीं हो सकता क्या? फिर उन्होंने बोला ठीक है 1 पेज में कर लेते हैं। फिर राजा ने बुलाया, क्या बोला
पे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम इसको एक ही सेंटेंस में कवर कर दें? तो सब ज्ञानी लोग एकदम चिंता में पड़ गए, एक सेंटेंस क्या लिखने का, एक सेंटेंस क्या लिखने का। तो उन्होंने अब ज्ञान की किताबें थी, तो उन्होंने उसमें एक ही सेंटेंस लिखा, मेहनत के सिवा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, वैसे ही रिलीजन के सिवा आपको एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलो बहुत समय ले लिया। एक ग्रुप को तैयार करने को मैं बोलूंगा सर को, और उसमें जो कुछ भी मैंने बोला है उसके कुछ मैंने ये बनाए हैं, पीपीटीज बनाए हैं, वो मैं आपको डाल दूंगा। और उस ग्रुप पे अगर कुछ आपको मुझसे हेल्थ रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड या फिर रिवीजन रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछिए।